Hello everybody, welcome to my YouTube channel Learning is Fun. My name is Seema Agrawal. मैं आज क्लास 8 ICSE का चैप्टर नंबर 5 लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। ये मेरा पार्ट 3 है वीडियो का, जिसमें मैं आपको केमिकल फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड्स बताऊंगी। इसके पहले हमने एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के सिंबल्स देख लिए, हमने वैलेंसीज देख ली, वेरिएबल वैलेंसीज क्या होती हैं, हमने रेडिकल्स देख लिए कि कौन से रेडिकल्स को किस तरीके से लिखते हैं और उसमें क्या वैलेंसी होती है, पॉजिटिव वैलेंसी है कि नेगेटिव वैलेंसी है। अब हम इस वाली वीडियो में आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसमें हम सीखेंगे किस तरह से केमिकल फार्मूले हम लोग लिखते हैं। ठीक है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड्स कब बनते हैं? जब 2 या 2 एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं, है ना। जैसे तुम्हारा कॉपर सल्फेट बन रहा है। कॉपर सल्फेट जब बनेगा तो उसमें क्या होगा आपका कि आप 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे। जैसे मुझे तो आता है फॉर्मूला कॉपर सल्फेट का कि CuSO4 होता है, यानी कि जब कॉपर सल्फेट बनता है तो 1 एटम कॉपर का, 1 एटम सल्फर का और 4 एटम आपके ऑक्सीजन के लगते हैं, तब जाके एक कॉपर सल्फेट बनता है। ऐसे आपका जब हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है तो उसको हम HCl लिखते हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन का एटम और एक क्लोरीन का एटम मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। तो केमिकल कंपाउंड्स कब बनते हैं? जब आपके 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं। A chemical formula or a molecular formula is a representation of a molecule of a compound symbolically. तो इन्हीं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड को जब हम सिंबल्स के द्वारा लिखते हैं तो उसको फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे अगर मैंने वाटर को वाटर लिखा है ना, पूरा वाटर लिखा, तो ये तो उसकी ये तो आपने कंपाउंड का नाम लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैंने वाटर को वाटर जिससे बना है उसके सिंबल के हिसाब से लिखा तो ये जो H2O है ये आपका केमिकल फॉर्मूला है, क्योंकि इसने वाटर ने ये बता दिया कि ये वाटर जो होता है वो किस किस चीज़ों से बना रहता है और कौन से एलिमेंट के एटम्स कितने होते हैं। तो जब हम सिंबल्स को यूज़ करके हम कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो फिर वो केमिकल फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है। इट इज़ रिटन बाय राइटिंग द एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड एंड देन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन द कंपाउंड। ये तो केमिकल फॉर्मूला का हम कैसे लिखते हैं? पहले तो हम जो एलिमेंट्स है वो लिखते हैं और फिर कितने एटम्स हैं उसको लिखते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मीथेन इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ कार्बन। सो द फॉर्मूला ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इज CH4। जैसे मीथेन का हमने एग्जाम्पल दिया, जो मीथेन जो होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड होता है। इसमें कार्बन का जो एटम होता है 1 होता है और हाइड्रोजन कितना होता है? 4। जनरली हम 1 नहीं लिखते हैं, 1 को ओमिट कर देते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है CH4। मतलब वो अंडरस्टूड होता है। अगर हमने नंबर नहीं लिखा है इसका मतलब अंडरस्टूड है कि कार्बन 1 है, ठीक है। और हाइड्रोजन 4 है, इसलिए हमने हाइड्रोजन के नीचे 4 नंबर लगा दिया है। तो CH4 देख के हमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मीथेन में कार्बन 1 होता है और हाइड्रोजन 4 होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उसका केमिकल फॉर्मूला। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज डिराइव्ड इन द फॉलोइंग वे। तो केमिकल फॉर्मूला लिखने के कुछ स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। ये 4 स्टेप्स अगर आपको पता होंगे तो आपको आराम से आप केमिकल फॉर्मूला लिख दोगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट फॉर्मिंग द कंपाउंड और रिटन। सबसे पहले जो कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बना है उनके सिंबल्स लिखो। सेकेंड स्टेप में उसकी वैलेंसी लिखो। वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इज रिटन बिलो द सिंबल। सिंबल्स के नीचे हम उनकी वैलेंसी लिख देते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? वैलेंसीज आर इंटरचेंज एंड आर रिटन एज सबस्क्रिप्ट नेक्स्ट टू द सिंबल। वैलेंसीज को हम इंटरचेंज कर देते हैं, इसकी वैलेंसी दूसरे के नीचे और दूसरी की वैलेंसी पहले वाले के नीचे लिख देते हैं सबस्क्रिप्ट की तरह। सबस्क्रिप्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द वैलेंसी इज 1। जैसे मैंने मीथेन के केस में बताया था कि अगर सिर्फ वैलेंसी 1 है तो 1 हम नहीं लिखते, 1 अंडरस्टूड होता है कि 1 होगा। फोर्थ स्टेप में हम करते हैं वैलेंसीज आर डिवाइडेड बाय कॉमन नंबर टू सिंप्लीफाई द फॉर्मूला। हम वैलेंसीज को सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब अगर वो किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम डिवाइड करके उसको सिंपलेस्ट उसमें नंबर्स में लिख देते हैं, है ना। जैसे अभी हमने फ्रैक्शंस में सीखा है ना, फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना कि अगर अपना 4/6 लिखा है तो आप उसको सिंप्लीफाई कर दोगे 2/3 हो जाएगा। अब उसको इससे फर्दर सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते हो, तो 2/3 आपका क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो उसी तरीके से जो वैलेंसीज होती है ना उसको भी हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो अगर वो कट रहा होगा तो वो कट जाता है। सपोज करो कि एक का वैलेंसी 2 आ रहा है, एक का 4 आ रहा है, तो उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, ये 1 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा, तो हम लिख देंगे। लेकिन अगर कोई 2 चीज़ है, एक की वैलेंसी 2 है और एक की वैलेंसी 3 है, ये सिंप्लीफाई नहीं हो रही है। जब अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रही है तो फिर जो नंबर है वो एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने स्टेप 4 में बताया है कि वैलेंसीज आर डिवाइडेड बाय कॉमन नंबर टू सिंप्लीफाई द फॉर्मूला। हाउएवर इट इज नॉट पॉसिबल द वैलेंसीज आर रिटन एज दे आर, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं किस तरीके से सारे स्टेप्स होते हैं।
हमको लिखना है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिखना है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द आइटम्स ऑफ एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारे पास इतनी जानकारी है कि जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का हम सिंबल लिख देंगे। अच्छा, हमेशा मेटल पहले आता है, नॉन मेटल बाद में आता है। जो हाइड्रोजन होता है वो मेटल की तरह बिहेव करता है, नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। तो बहुत सारे कंपाउंड में आप हाइड्रोजन को आगे देखे होंगे, बहुत सारे कंपाउंड में आप हाइड्रोजन आपको पीछे भी दिखेगा। वाटर के केस में हाइड्रोजन आगे है और ऑक्सीजन पीछे है, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हमने एलिमेंट्स के सिंबल लिख दिए जिससे वो बना है। तो हमको पता है भाई वाटर तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने उनके सिंबल लिख दिए। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इसकी वैलेंसी लिखेंगे। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम इसकी वैलेंसी को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब O के नीचे 1 लिख देंगे और H के नीचे 2 लिख देंगे। तो हमने H के नीचे 2 लिख दिया और O के नीचे 1 लिख दिया। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे, कोई सिंप्लीफाई हो रहा है नहीं, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है और 1 हम लिखते नहीं है, 1 हम लिखते नहीं है, तो हमारा वाटर का फॉर्मूला क्या हो गया, सीधे से H2O, ठीक है। सबसे पहले आप सिंबल लिखो, सिंबल के नीचे आप वैलेंसीज लिखो, वैलेंसीज को इंटरचेंज कर दो, मतलब पीछे वाले की वैलेंसी आगे आ जाएगी, आगे वाले की वैलेंसी पीछे आ जाएगी, और नीचे की तरफ लिखते हैं हम सब्सक्रिप्ट की तरह लिखते हैं, ठीक है, बराबरी में नहीं लिखते हैं। और अगर सिंप्लीफाई हो रही है तो सिंप्लीफाई कर दो, और नहीं तो फिर आपका वो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने H की वैलेंसी 2, और हमको साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंटरचेंज द वैलेंसीज एंड राइट ए सब्सक्रिप्ट नेक्स्ट टू द एलिमेंट, ठीक है। Since no further division of valency is possible, therefore the chemical formula of water is H2O। तो हमने भी वही देखा कि केमिकल फॉर्मूला क्या है वाटर का, तो केमिकल फॉर्मूला वाटर का H2O है, ठीक है। नाउ अब सेकंड एग्जांपल है अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। तो आपको पता है इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको बना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड किस एलिमेंट से मिलकर बना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाम से भी पता चल रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनका सिंबल लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, हम कार्बन की वैलेंसी लिखेंगे जो 2 होती है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी नहीं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो हम 4 लिख देंगे, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसको 2 लिख देंगे। अब फिर क्या करेंगे, हम वैलेंसीज को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि कार्बन के नीचे 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन के नीचे 4 आ जाएगा। अब इस वैलेंसी को हम देखेंगे सिंप्लीफाई हो रही है, हाँ, 2 को काटेंगे 1 बचेगा, 4 को काटेंगे 2 बचेगा। तो 1 तो हम लिखते नहीं है, तो कार्बन C लिखे आ जाएगा, और O के नीचे हमारा क्या आ जाएगा 2, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन गया, CO2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कार्बन का फॉर्मूला हो गया। थर्ड एग्जाम्पल में दिखाया है इन्होंने सोडियम क्लोराइड को, ठीक है, सोडियम क्लोराइड दिखाया है। तो सोडियम क्लोराइड हमें पता है सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनता है, तो सोडियम लिखेंगे, सोडियम का सिंबल लिखा हमने और क्लोरीन का सिंबल लिखा, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी भी होती है 1, ठीक है। वैलेंसी को इंटरचेंज करो, तो अब इसको इंटरचेंज करने से पता नहीं चलेगा क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 1 थी, है ना, लेकिन हमें पता है 1 वैलेंसी तो हम लिखते नहीं है ना, तो सीधे हम इसको लिखेंगे NaCl, तो ये तुम्हारा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो किन एटम से मिलकर बना है, वो कैल्शियम से और हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 होती है। हम वैलेंसी को इंटरचेंज करेंगे, तो कैल्शियम के नीचे 1 आ जाएगा, और हाइड्रोक्सिल पूरा ग्रुप है ना, इसलिए इस पूरे ग्रुप के नीचे हम 2 लगा देंगे। अब तुम्हें पता है 1 तो लिखते नहीं हो, तो आप क्या लिखोगे, CaOH होल ट्वाइस। क्यों, क्योंकि इसको और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस। तो OH एक रेडिकल है, वो पूरे ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये जो 2 नंबर है ना वो पूरे OH के अंदर आएगा। आप इसको ऐसे मत लिख देना कि CaOH2 लिख दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो OH है ना वो रेडिकल है, तो यानी कि 2 लगाने के पहले इसको ब्रैकेट के अंदर लो, जिसका मतलब है कि 2 जो है वो O के लिए भी आ रहा है और 2 तुम्हारा H के लिए भी आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम रेडिकल को ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ऐसे ही उन्होंने लास्ट जो 5th एग्जाम्पल दिया है वो सोडियम कार्बोनेट का दिया है। अब सोडियम कार्बोनेट किससे बनता है, सोडियम से और कार्बोनेट से। कार्बोनेट क्या है, CO3। तो देखो ये इसलिए ये रेडिकल के फॉर्मूले याद करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर तुम्हें कार्बोनेट ही लिखना नहीं आएगा तो फिर कैसे लिखोगे कार्बोनेट, तो ये लिखो। तो सोडियम हमने लिख दिया और कार्बोनेट लिख दिया। सोडियम की वैलेंसी क्या है 1, कार्बोनेट की वैलेंसी क्या है 2। वैलेंसी को हम इंटरचेंज करेंगे, सोडियम के नीचे हम 2 लिख देंगे, ठीक है। कार्बोनेट के नीचे 1, तो 1 तो हम लिखते ही नहीं है, इसलिए Na2CO3 हो जाएगा,
ठीक है, तो ईजी होता है, इसको प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत आसानी से ये चीज़ आ जाएगी। क्या फ़ायदा होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला लिखने के क्या फ़ायदा होते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इंडिकेट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। केमिकल फार्मूला लिखने से हमको ये फायदे होते हैं। पहला, द नेम ऑफ द कंपाउंड, हमें तो ये पता चल जाता है फार्मूला देख के कि कंपाउंड कौन सा है ना। अगर हमने Na2CO3 लिख दिया तो हमको पता है सोडियम कार्बोनेट की बारे में बात हो रही है। अगर हमने CaOH होल ट्वाइस लिख दिया तो हमको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात हो रही है। या NaCl लिख दिया तो हमको पता है कि सोडियम क्लोराइड के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला देख के हमको ये पता चल जाता है कि कंपाउंड कौन सा है। दूसरा, द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, हमको ये पता चल जाता है कि ये कंपाउंड किस किस से मिलकर बना है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कैल्शियम से, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। सोडियम कार्बोनेट है वो सोडियम से, कार्बन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। सोडियम क्लोराइड है वो सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना है। तो हमको ये पता चल जाता है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन से हैं उस कंपाउंड में। तीसरी इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स और आयंस प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में कौन सा एटम कितने नंबर पे है। जैसे सोडियम कार्बोनेट के केस में सोडियम तुम्हारा 2 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 3 है। तो हमें पता चल गया कि एक मॉलिक्यूल बनाना है सोडियम कार्बोनेट का तो 2 सोडियम होना चाहिए, 1 कार्बन होना चाहिए और 3 ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर सोडियम क्लोराइड बनाना है तो 1 सोडियम होना चाहिए, 1 क्लोरीन होना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो 1 कैल्शियम होना चाहिए और 1 हाइड्रोक्सिल होना चाहिए, 2 हाइड्रोक्सिल होना चाहिए। ठीक है, तो हमको फॉर्मूला देख के ये पता चल जाता है कि कौन से एटम से बना है और वो कितने लगेंगे हर एलिमेंट के एटम्स, कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है और हर एलिमेंट के कितने एटम्स बने हैं। टेबल 5.8 शोज अस द केमिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सम कंपाउंड्स। अब इन्होंने दूसरे टेबल में बहुत सारे उसके केमिकल फॉर्मूलाज दिए हैं। इस टेबल को बार बार प्रैक्टिस करो, इसी में से क्वेश्चंस बनेंगे। ये तो कुछ कॉमन है, ये तो आने ही चाहिए, अगर ये नहीं आएंगे तो आगे रिएक्शंस कैसे लिखोगे। इसलिए इस टेबल को बहुत अच्छे से आप तैयार करो, लर्न करो, उसको बनाना भी सीखो, लर्न भी करो। ठीक है ना। तो जैसे इन्होंने दिया है और अगर आई एम श्योर अगर आप ये टेबल अच्छे से याद कर लोगे ना तो काफ़ी सारे आप कंपाउंड लिख लोगे। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बनता है और इसका फॉर्मूला है HCl। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट है वो हाइड्रोजन और सल्फेट से मिलकर बनता है और इसका फॉर्मूला है H2SO4। अब क्यों है हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला H2SO4, या हाइड्रोजन क्लोराइड कैसा है, हाइड्रोजन लिखा और क्लोरीन लिखा, दोनों की वैलेंसी लिख दी, दोनों की वैलेंसी 1 1 है, हमने इंटरचेंज कर दी तो दोनों क्या बन गया, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी उसके नीचे, लेकिन दोनों 1 है, इसे 1 को तो हम लिखते नहीं है, इसलिए HCl हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अब हाइड्रोजन सल्फेट, अब हाइड्रोजन सल्फेट है जैसे, तो हाइड्रोजन सल्फेट अगर आपको लिखना है तो हाइड्रोजन आपने लिखा, आपने हाइड्रोजन लिखा और आपने सल्फेट लिखा, SO4 होता है सल्फेट। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, आपने इसको इंटरचेंज किया तो हाइड्रोजन के नीचे आ जाएगा 2 और सल्फेट के नीचे आ जाएगा 1, तो 1 तो आप लिखते नहीं हो, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2SO4। ठीक है, ऐसे बना है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड किससे बनता है, हाइड्रोजन से और सल्फाइड से। हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, सल्फाइड की वैलेंसी है 2, इंटरचेंज करो तो H के नीचे 2 आ जाएगा और S के नीचे 1 आ जाएगा, 1 लिखते नहीं है इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो जाएगा, H2S। तो या अभी इन केस में कोई सिंप्लीफाई नहीं हुए, इसलिए जैसा कि था हमने एज इट इज उसको लिखते चले गए। तो इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ आ जाएगी। राइट, नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम से और हाइड्रोक्सिल आयन से बना है तो इसका फॉर्मूला हो गया NaOH। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम से और नाइट्रेट से बना है NO3 से तो इसका फॉर्मूला हो गया NaNO3। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम से और CO3 कार्बोनेट से तो इसका फॉर्मूला हो गया Na2CO3। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट कैसे बना था, सोडियम और नाइट्रेट से, सोडियम की वैलेंसी जो है 1 है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 है, इंटरचेंज करेंगे तो भी 1 1 आएगा, इसलिए ये सीधे से सीधे NaNO3 हो जाएगा। ठीक है, फिर सोडियम कार्बोनेट है, Na की वैलेंसी, सोडियम कार्बोनेट सोडियम और कार्बोनेट से बना, सोडियम की वैलेंसी 1 है, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है, इंटरचेंज हुई तो Na2 हो जाएगा और CO3 1 रहेगा, तो 1 तो लिखते नहीं है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3। तो इस तरीके से आप सोडियम कार्बोनेट। पोटेशियम सल्फेट की जो फॉर्मूला है वो K2SO4 है। ठीक है, जो कैल्शियम क्लोराइड है वो CaCl2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो CaOH होल ट्वाइस है। ठीक है,
और इसी तरीके से जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, देखो हाइड्रोक्साइड है तो CaOH होल ट्वाइस लिख रहे हो, और कैल्शियम ऑक्साइड है वो CaO लिख रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिला, कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, तो कैल्शियम के नीचे भी इसको इंटरचेंज करोगे तो कैल्शियम के नीचे ये 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन के नीचे भी 2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 1 आ जाएगा, 1 1 हम लिखते नहीं है इसलिए हमने CaO लिख दिया। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका CaO। फिर कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम और नाइट्रेट से मिलकर बनता है CaNO3 होल ट्वाइस आएगा। क्यों? कैल्शियम का सिंबल लिखो, नाइट्रेट का सिंबल लिखो आप। कैल्शियम की वैलेंसी है 2, नाइट्रेट की 1, इंटरचेंज करो तो कैल्शियम के नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 तो लिखते नहीं हो, और नाइट्रेट की है तो ये पूरा रेडिकल है ना, पूरा एक ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, इसे NO3 होल ट्वाइस आ जाएगा। तो तुम्हारा ये फॉर्मूला बन गया NO3 होल ट्वाइस का। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो है CaCO3, है ना, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2 2 होती है तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। कैल्शियम सल्फेट है CaSO4, जिंक क्लोराइड है ZnCl और 2 नीचे आएगा, इन्होंने मिसप्रिंटिंग दे दी, बराबरी में 2 लिख दिया, ये गलत है, 2 आपके नीचे आता है, हमेशा सबस्क्रिप्ट की तरह आता है। जिंक नाइट्रेट, जिंक और नाइट्रेट से मिलकर बना है, तो जिंक नाइट्रेट का जो फॉर्मूला है वो ZnNO3 होल ट्वाइस है। ठीक है, तो वैसे ही है, तो Zn लिखा आपने, कैसे किया आपने, Zn लिखा और नाइट्रेट लिखा NO3। ठीक है, Zn की वैलेंसी आपने लिखी 2 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, इंटरचेंज करो तो Zn यानी जिंक के नीचे 1 आ जाएगा, 1 लिखते नहीं हो, और नाइट्रेट के नीचे 2 आ जाएगा, तो पूरे नाइट्रेट NO3 में ब्रैकेट लगाओ और 2 लिख दो, तो ZnNO3 होल ट्वाइस बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जिंक सल्फेट है, जिंक और सल्फेट से मिलकर बना है, दोनों की वैलेंसी 2 2 है, इसलिए सिंप्लीफाई हो गई है और वो ZnSO4 हो गया है। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 है, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2 2 है, वो सिंप्लीफाई हो गई है, तो जैसे मैंने मैग्नीशियम सल्फेट का बताती हूँ, तो मैग्नीशियम तुमने लिखा और सल्फेट लिखा। ठीक है, दोनों की वैलेंसी 2 और 2 है, आपने वैलेंसी को इंटरचेंज किया, तो इस वाले मैग्नीशियम के नीचे भी 2 आ जाएगा और सल्फेट के नीचे भी 2 आ जाएगा, लेकिन 2 और 2 तो सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, कट जाएगा, तो क्या बचेगा MgSO4, तो MgSO4 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4, अब ये वाला देखो, ये इंटरेस्टिंग है, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम लिखा आपने और फॉस्फेट लिखा PO4। ठीक है, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और PO4 की वैलेंसी होती है 3। अब इसको इंटरचेंज करो तो मैग्नीशियम के नीचे लिख दोगे तुम 3, और फॉस्फेट जो है PO4 जो है पूरा, उसके नीचे लिखोगे 2, तो देखो फॉर्मूला बन जाएगा Mg3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है ना, तो इसको इस तरह से करते हैं। अब मैग्नीशियम नाइट्राइड है, मैग्नीशियम नाइट्राइड में क्या करोगे, मैग्नीशियम लिखो और नाइट्राइड यानी होता है N, मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, नाइट्राइड की नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, नाइट्राइड की वैलेंसी होती है 3, वैलेंसी इंटरचेंज करो तो मैग्नीशियम के नीचे आ जाएगा 3 और नाइट्राइड के नीचे आ जाएगा 2, इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा Mg3N2। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या आएगा SO2। जो आपका कॉपर सल्फेट है उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा CuSO4। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो Al2O3। अब ये भी इंटरेस्टिंग है, इसको भी देखते हैं। एल्यूमिनियम Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखना है तो आपने एल्यूमिनियम का सिंबल लिखा, ऑक्साइड का सिंबल लिखा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, वैलेंसीज को इंटरचेंज करो तो एल्यूमिनियम के नीचे आ जाएगा 2 और ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा 3, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा Al2O3। तो इस तरीके से वो आपको एग्जाम में फॉर्मूला लिखना बोलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सिंबल आना चाहिए, फिर उसके लिए आपको वैलेंसी पता होना चाहिए, फिर आपको इंटरचेंज करना है, फिर आप फॉर्मूला लिख पाओगे। तो इसलिए इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी नेक्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना, ये वाला एल्यूमिनियम सल्फेट, ये भी कैसा है, एल्यूमिनियम आपने लिखा Al, सल्फेट लिखा SO4, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, सल्फेट की होती है 2, इंटरचेंज करो तो एल्यूमिनियम के नीचे आ जाएगा 2 और SO4 के नीचे, उसको ब्रैकेट के अंदर रख के इसके नीचे आ जाएगा 3, तो फॉर्मूला बन जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, उसी तरीके से आपका आयरन सल्फेट FePO4। अब देखो यहाँ पे आयरन सल्फेट के केस में आप देखो कि उन्होंने ऑलरेडी इसके आगे नंबर 3 लिख दिया है। नंबर जब 3 लिख दिया है इसका मतलब आयरन यहाँ पर 3 वैलेंसी शो कर रहा है। ऐसे ऊपर वाले कॉपर सल्फेट में उन्होंने नंबर 2 लिख दिया है, यानी कि यहाँ पे वैलेंसी 2 कर रहा है।
ऐसा हम नंबर कब लिखते हैं, जब कोई भी एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कॉपर है, आयरन है, मरकरी है, सिल्वर है, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो किस कंपाउंड में वो कौन सी वैलेंसी शो कर रहे हैं ना, वो नंबर लिख के बता देते हैं। इस तरह के हम रोमन नंबर लिख देते हैं 2 या 3, तो हमको पता चल जाता है कि हमको वैलेंसी क्या लेनी है, 3 लेनी है कि 2 लेनी है। अब जैसे आयरन फॉस्फेट है तो उसके आगे 3 लिखा है, तो यानी कि आयरन की जो वैलेंसी है वो 3 है, और फॉस्फेट की वैलेंसी आपको पता होना चाहिए, फॉस्फेट की वैलेंसी क्या होती है, उसकी भी वैलेंसी 3 होती है। तो जब आप इसको इंटरचेंज करोगे तो Fe के नीचे भी 3 आ जाएगा और फॉस्फेट के नीचे भी 3 आ जाएगा, लेकिन ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका FePO4 है ना। तो आपका सीधे FePO4 बन जाएगा इसका फॉर्मूला। अमोनियम फॉस्फेट, अब अमोनियम फॉस्फेट है NH4 होल थ्राइस PO4, क्यों, क्योंकि अमोनियम को कैसे लिखते हो, अमोनियम को आप लिखते हो NH4 करके और फॉस्फेट को लिखते हो PO4 करके। अमोनियम की वैलेंसी होती है 1, फॉस्फेट की वैलेंसी होती है 3, इंटरचेंज करोगे तो अमोनियम जो अमोनियम है वो पूरे में 3 लग जाएगा और फॉस्फेट में 1 लगेगा, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो NH4 होल थ्राइस PO4 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है अमोनियम कार्बोनेट, सिंपल वैसे ही अमोनियम कार्बोनेट भी लिखना है। अमोनियम आपने लिखा NH4, कार्बोनेट आपने लिखा CO3, अमोनियम की वैलेंसी होती है 1, कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2, इंटरचेंज करो आप तो अमोनियम के नीचे आ जाएगा आपका 2, तो पूरा तो ब्रैकेट में लिख के लिखोगे 2, और कार्बोनेट के नीचे आ जाएगा 1 हम लिखते नहीं है, इसलिए अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा NH4 2 CO3। क्लियर। तो इस तरीके से हम सारे कंपाउंड्स की फॉर्मूले लिखते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से आ गया होगा, आप यहाँ तक उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, और इस वीडियो में मैं यहीं तक पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केमिकल इक्वेशंस किस तरीके से लिखते हैं, वर्ड इक्वेशन से किस तरह से हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं, हम वो सीखेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।